मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किसी को वक्त ऐसे मत दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ब्लॉक प्रमेय। श्रोडिंजर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम फिजिक्स में एक हमारे पास श्रोडिंजर समीकरण थी जो तरंग पर आधारित है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ब्लॉक थ्योरम यानी ब्लॉक प्रमेय जो भी तरंग पर आधारित है। इन दोनों तरंगों का एक संबंध है, वो संबंध ब्लॉक थ्योरम में स्थापित किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोसों में आवर्ती विभव का प्रभाव हैमिल्टोनियन पर नहीं पड़ता है। हर्मिशन ऑपरेटर था, उसके अनुसार है कि ठोसों में एकल इलेक्ट्रॉन पर वह तरंग पर आधारित था, या ठोसों में तरंग का संबंध है। तो ठोसों में आवर्ती विभव का प्रभाव एकल इलेक्ट्रॉन के हैमिल्टोनियन पर नहीं पड़ता है। तो हैमिल्टोनियन का फलन है इस प्रकार रह जाएगा। तो ठोसों में एकल इलेक्ट्रॉन का प्रभाव साइन पर या तरंग फलन पर क्या पड़ता है? ठोसों में एकल इलेक्ट्रॉन का प्रभाव साइन पर क्या पड़ता है, यह प्रदर्शित करने के लिए ब्लॉक थ्योरम दी गई है। हमारे पास ब्लॉक थ्योरम के अनुसार जो सिद्धांत रहेगा वो ब्लॉक थ्योरम का सिद्धांत है कुछ इस प्रकार। स्टेटमेंट कि किसी तरंग फलन, माना कोई तरंग फलन है साई आर, उसमें किसी क्रिस्टल ठोस का आवर्ती विभव, किसी क्रिस्टल ठोस का आवर्ती विभव है यू के आर, और तरंग सरल समीकरण आयोटा के आर, ये वाली क्वेश्चन है। यहां पर साइन आर है हमारे पास तरंग फलन, यू के आर है हमारे पास क्रिस्टल जालक का आवृत्ति विभव, और e की पावर आयोटा के आर है हमारे पास सरल तरंग। इस इक्वेशन में हमारे पास इस पूरी इक्वेशन को ट्रांसलेशन करते हैं। r को, जो फलन है हमारे पास r है, उस फलन को r प्लस t के रूप में लिखने पर r रह जाएगा स्थिति सदिश, t रह जाएगा स्थानांतरित सदिश, r रह जाएगा पोजीशन वेक्टर के अनुसार। इस इक्वेशन में जैसे फलन है हमारे पास u के r, इस फलन को हम लिख सकते हैं इस प्रकार में u के r प्लस t, एक लिखकर दिखाया गया। इस पूरी इक्वेशन में जैसे हमारे पास k रह जाएगा हमारे पास वेव वेक्टर, और r एक रह जाएगा, t रह जाएगा हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर, और r रह जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ये स्थिति सदिश, ये स्थानांतरित सदिश, ये तरंग सदिश, ये हमारे पास। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे r है, इस r को r और t के रूप में प्रदर्शित करते हैं ताकि इसको एक स्थानांतरित सदिश के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे इस इक्वेशन में साइन r प्लस t, ये तरंग फलन है r और t के रूप में। इस इक्वेशन में u के r प्लस t इक्वल्स गुणा में e की पावर आयोटा के r प्लस t, यहां पे ये रह जाएगा इस प्रकार में। यदि इस इक्वेशन को u के r प्लस t, इसको लिखा जा सकता है e की पावर आयोटा के r डॉट e की पावर आयोटा के t, ये वाले इक्वेशन में। यदि हम इस इक्वेशन को u के r के रूप में, यानी इस इक्वेशन को इस रूप में लिखा जाए, तो ये रह जाएगा e की पावर आयोटा के r और e की पावर आयोटा के t, यहाँ पर ये सभी रह जाएंगे वेक्टर रूप में। हम जानते हैं कि इस सदिश को यहाँ पे u के r e की पावर आयोटा के r, इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो ये जिटिज में यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा u साइन r t, इसको लिख सकते हैं केवल साइन r फलन के रूप में, और जो बचा लास्ट e की पावर आयोटा के t। अधिकतम लास्ट में हमें ये इक्वेशन प्रूफ करके
पड़ेगी तो हमारे पास साइन आर टी साइन आर e की पावर आयोटा के टी के यहाँ पर रह जाएगा स्थिति सदिश, टी रह जाएगा हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर और आर रह जाएगा पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अब आगे हम जानते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण काल आश्रित और काल अनाश्रित रूप में हमारे पास काल यहाँ पे समय पर आधारित नहीं है तो हम काल अनाश्रित समीकरण काम में लेते हैं। काल अनाश्रित समीकरण हमारे पास ये है E sin इक्वल्स टू h कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर VR और ये रह जाएगा साइन के रूप में। इस इक्वेशन में माना कि कण है x अक्ष दिशा में है, यानी ये x दिशा में, तो हम इस पूरे सदिश को डेल को लिखते हैं इन्हें इस प्रकार रूप में, जैसे E sin इक्वल्स टू माइनस h कट स्क्वायर 2m, इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल अक्ष स्क्वायर, यानी इसको x अक्ष डेल को x अक्ष रूप में डिफाइन कर दिया गया और ये रह जाएगा साइन। यहाँ पे इसको एडजस्ट ऐसा कैसे छोड़ते हैं, बाकी वैल्यू इस साइड जाएगी, जैसे v r साइन को इस साइड भेजते हैं तो रह जाएगा हमारे पास e माइनस वी आर और गुणा में रह जाएगा साइन, ये आ गया इस साइड में तो माइनस का हो गया, ये वैल्यू है इधर के इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगी तो ये रह जाएगी 2m h कट स्क्वायर माइनस का माइनस में, यहाँ पे जो बराबर में था वो ऐसा कैसा है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल अक्ष स्क्वायर, ये बराबर का इस साइड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में तो बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को परिवर्तन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल अक्ष स्क्वायर के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब हमारे पास है आवर्ती फलन के रूप में लिखा जाए तो हमारे पास साइन आर, इस समीकरण को हम दो रूप में लिखते हैं, जैसे साइन है वह x के रूप में, वैसे हमारे पास तो देखो साइन 1x प्लस साइन 2x, यहाँ पे दोनों वाले में यह एक a में रूप में एक b रूप में, यहाँ पे जो a व b है वह दो कांस्टेंट है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इस समीकरण को, ये जो समीकरण है समीकरण नंबर हमारे पास आ जाएगा ये 3 में, इस 3 नंबर समीकरण है, इसका आगे की ओर मान निकालने के लिए इस काम में लेते हैं आवर्ती फलन के रूप में। तो आवर्ती फलन है हमारे पास जैसे v है, आवर्ती फलन को फिर वैसे नहीं v के रूप में लिखा जाए तो v को भी ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा हमारे पास vr प्लस t के रूप में, और t है हमारे पास एक विमीय सदिश जिसको एक दिशा a x अक्ष में है तो x में a लेते हैं, y में b, z में c, n है तो आगे के रूप में संख्यात्मक रूप में रह जाएगी। यह है हमारे पास 1D वन डायमेंशनल के रूप में, तो इक्वेशन हमारे पास इसको लिख सकते हैं vx प्लस na, x दिशा में na, t की जगह na इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी vx रूप में। आगे की स्थिति बढ़ाने के लिए हम आगे की स्थिति कुछ और बढ़ा सकते हैं। पहले वाले में देखो हैमिल्टनियन के रूप में इक्वेशन ये रह जाएगी, तरंग फलन के रूप में sin rt है, वह क्रिस्टल जालक का आवर्ती फलन और सरल तरंग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको अगर t के रूप में लिखा जाए तो पूरे को t के रूप में, जबकि इसको t के रूप में वापस ऐसा कैसा लिखा जा सकता है, यहां से यहां तक की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से वापस इसको sin r के रूप में लिखा गया, ये इक्वेशन बनी है। इन दोनों के बीच की समानता दर्शाने के लिए श्रोडिंगर समीकरण काम लेते हुए दो माना है कि एक sin r जो फलन है वो दो के रूप में है हमारे पास, एक तो sin 1 में और एक sin 2 के रूप में, यहां पर दोनों रूप में आगे की ओर प्रोसेस बढ़ाते हैं। इस फलन को जैसे पूरे के रूप में x1 x2 में लिखा है तो r हमारे पास स्थिति सदिश है, वह केवल एक दिशा में रह जाएगी क्योंकि एकल इलेक्ट्रॉन है और एक ही दिशा में, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू x के रूप में
रह जाएगी। तो देखो आगे की स्थिति के अनुसार, आगे की स्थिति में हम मानते हैं कि हमारे पास जो साइन 1 है वह दो फलन के रूप में, जैसे अल्फा 1 साइन 1 एक्स, यहां पे जो ये वाली में एक्स है, और एक रह जाएगा अल्फा 2 साइन 2 एक्स, क्योंकि दोनों स्वतंत्र फलन है। जो हमारे पास दूसरा फलन है साइन 2 एक्स वाले में, वह रह जाएगा बीटा 1 साइन 1 एक्स प्लस बीटा 2 साइन 2 एक्स। इसी समीकरण में a और b तो कांस्टेंट है, उन दोनों समीकरणों को स्वतंत्र फलन के रूप में हमने दो कांस्टेंट है, पहले के लिए अल्फा 1, दूसरे के लिए अल्फा 2, और दूसरे के लिए फिर दूसरे फलन के रूप में, दूसरे फलन में हमारे पास दो कांस्टेंट, फिर बीटा 1 और बीटा 2, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 वाली इक्वेशन में है। अब इन दोनों समीकरणों को हम इस रूप में बनाएं, जैसे sin 1 x प्लस एन a ट्रांसलेशन के रूप में बनाते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार रह जाएगी। यहाँ हम ये इक्वेशन भी बनाएंगे और ये इक्वेशन भी बनाते हैं। तो sin 1 x प्लस एन a बराबर sin अल्फा 1 sin 1 x प्लस एन a, अल्फा 2 sin 2 में है x प्लस एन a। अब sin 2 वाले में sin 2 x प्लस एन a इक्वल्स टू बीटा 1 sin 2 x प्लस एन a बीटा 2 sin 2 x प्लस एन a, इतना सा इक्वेशन मिल जाएगी। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बनी। अब जैसे हमारे पास sin 1 और sin 2 है, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो देखो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशनों को समीकरण नंबर 3 में, वह हमारे पास इक्वेशन है जैसे sin x बराबर a, और a है हमारे पास पूरी वैल्यू ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू को आप सेम टू सेम इस पोजीशन में भी रख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में रखा जाए तो यह हमारे पास रह जाएगा अल्फा 1, यानी कि समीकरण नंबर 4 और 5 को हम 3 में पुट कर रहे हैं, तो a का a, sin 1 की जगह पूरी की पूरी वैल्यू अल्फा 1 sin 1 x अल्फा 2 sin 2 x प्लस b वाले में। अब sin 2 की जगह वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, ये रह जाएगी हमारे पास बीटा 1 sin 1 x बीटा 2 sin 2 x, ये वाले में। इन दोनों इक्वेशनों को समीकरण नंबर 3 में रखा गया है। ये हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार प्राप्त हुई। अब हमारे पास इसमें sin 1 है और इसमें भी sin 1 है, इसमें sin 2 है, इसमें भी sin 2 है, तो हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं। sin x बराबर इन दोनों इक्वेशन में a अल्फा 1 और इसको साथ में लिखते हैं b बीटा 1, दोनों है वह दोनों के फलन है वो sin 1 है, इतना समझ जाएगा। अब इनके लिए लिखते हैं तो यह हमारे पास रह जाएगा a अल्फा 2 प्लस b बीटा 2, यह दोनों फलन हमारे पास sin 2 के रूप में, ये दोनों फलन, तो ये दोनों फलन कुछ इस प्रकार बने। इन दोनों फलनों को कुछ आगे की ओर प्रोसेस बनाने के लिए हम a अल्फा 1 b बीटा 1 a अल्फा 2 b बीटा 2, यह है हमारे पास है इन इक्वेशन में। यह इक्वेशन नंबर जैसे 4 5 आ गई, ये आगे इक्वेशन नंबर 6। समीकरण नंबर 6 में जो हमारे पास a अल्फा 1 है और एक है हमारे पास b बीटा 1, ये sin 1 के लिए इसको हम मानते हैं लेम्डा a, और जो आगे वाली इक्वेशन है a अल्फा 2 b बीटा 2, इसको मानते हैं लेम्डा b। यह है हमारे पास, यह हमने माना। यह अगर हम मानते हैं तो इसी इक्वेशन में मान रखते हैं वापस, यानी कि समीकरण नंबर 7 का मान 6 में मान रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा
साइन एक्स बराबर, इसकी जगह मान यही लेमड़ा ए साइन 1x, और इसकी जगह रह जाएगा लेमड़ा बी साइन 2x। ये हमारे पास समीकरण नंबर बनी 8 में। अब अगर हम समीकरण नंबर 7 वापस काम में लेते हैं, यहां पे केवल साइन 1 के दो स्वतंत्र फलन लिए गए। इसमें यहां पे साइन 1 व साइन 2 के स्वतंत्र फलन लिए गए हैं। इसको अगर x प्लस na के रूप में लिखा जाए तो इस प्रकार रहेगा, हमें बिना लिखे ये कि ये वैल्यू यहां से पुट की गई 3 में, यहां से दोनों को माना गया। हमारे पास a अल्फा 1 b बीटा 1 बराबर लेमड़ा a है, और a अल्फा 2 b बीटा 2 बराबर है लेमड़ा b। इन दोनों समीकरणों को हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। समीकरण नंबर 7 से पहले वाला इक्वेशन, इसको यहां से लिखा जाए तो ये इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है अल्फा 1 माइनस लेमड़ा a प्लस b बीटा 1 बराबर 0। कुछ नहीं किया गया, बस लेमड़ा a है और यहाँ पे a अल्फा 1 है, तो लेमड़ा a को उस साइड ले गए तो a में a अल्फा 1 लेमड़ा a, इनमें से a कॉमन ले लिया गया और ये आ गया अल्फा 1 लेमड़ा और ये बचा हुआ ऐसे। नेक्स्ट इक्वेशन में ऐसा कैसा, यहाँ पे a अल्फा 1 a अल्फा 2 है तो वो तो एचडीज रह जाएगा क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा। इस इक्वेशन में हम बीटा 2 माइनस लेमड़ा ये कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें b कॉमन है बराबर 0। यह समीकरण नंबर बना हमारे पास 9। इस समीकरण में हम अगर सारणिक रूप में लिखें इन दोनों समीकरणों में लेमड़ा का मान ज्ञात करने के लिए हम सारणिक रूप लेते हैं, क्योंकि सारणिक रूप में हम रो और कॉलम से गुणा कर अल्फा बीटा या लेमड़ा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं एक इक्वेशन के द्वारा। तो हम इस समीकरण को लिखते हैं सारणिक यानी डिटरमाइन के रूप में। अगर सारणिक रूप में लिखा जाए तो देखो अल्फा 1 माइनस लेमड़ा बीटा 1 एक रह जाएगा अल्फा 2 बीटा 2 माइनस लेमड़ा और रह जाएगा हमारे पास a अपॉन b a b और ये बराबर में 0 वाले में ये पद यहां लिख दिया गया b बीटा 1 रह जाएगा यहां वाले में, ये बीटा 1 अल्फा 1 माइनस लेमड़ा बीटा 1, ये a में अल्फा 2 बीटा माइनस लेमड़ा ये है यहां पे और ये b के रूप में। तो हम इसको वापस गुणा करेंगे तो ये दोनों की इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनता है, यहाँ पे a और b है उसके मान निकालेंगे बाद में, पहले इसका करते हैं इससे गुणा। इस इक्वेशन में इन दोनों के मान निकालेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे क्योंकि इसका मान रखेंगे तो ये छोड़ देंगे इसका इससे गुणा हो जाएगा। इस स्थिति में ये छोड़ देंगे इसका गुणा इससे हो जाएगा, पहले इसका इसके साथ गुणा। तो अल्फा 1 माइनस लेमड़ा का गुणा हो जाएगा बीटा 2 लेमड़ा में, और यहां पे बीटा 1 का रह जाएगा अल्फा 2 में और दोनों है बराबर में 0। तो देखो गुणा करते हैं कुछ इस प्रकार में, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा का इसके साथ हो जाएगा तो ये रह जाएगा माइनस का लेमड़ा अल्फा 1 इसका इसके साथ, लेमड़ा का इसके साथ गुणा होगा तो ये रह जाएगा माइनस में लेमड़ा बीटा 2 और लेमड़ा का इससे गुणा हो जाएगा लेमड़ा इसका बराबर 0। और देखो ये यहां तक का गुणा और ये रह जाएगा प्लस में बीटा 1 अल्फा 2 बराबर 0। ये वाली स्थिति अल्फा 1 बीटा 2 वाली स्थिति में यहाँ पे जो कॉमन आ सकता है उसको गुणा कॉमन ले लेते हैं, बाकी भी छोड़ देते हैं। जैसे ये पहले वाले में इक्वेशन लेमड़ा का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा 1 दोनों में लेमड़ा है और
इसमें अल्फा 2 है, तो लेमड़ा का स्क्वायर का एजीटी लिखा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी अल्फा 1 है, इसमें भी अल्फा 1 है, तो हम क्या करते हैं, एक में अल्फा 1 कॉमन ले लेते हैं और ये कॉमन की स्थिति में हमारे पास जो बचेगा उसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे, या फिर इन दोनों में लेमड़ा कॉमन लेते हैं तो, क्योंकि इक्वेशन लेमड़ा के सापेक्ष बन जाएगी तो हमारे पास लेमड़ा का मान आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा x स्क्वायर, दूसरा ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में हमारे पास बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में जैसे ये पद आ गया, इन दोनों पद में लेमड़ा कॉमन वो भी माइनस का, तो रह जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 2, ये वाले में ये पद आ गया, ये भी आ गया, ये बच गया हमारे पास अल्फा 1 बीटा 2 और बीटा 1 अल्फा 2। तो इसको साथ में फिर ले लेते हैं, प्लस का बीटा 1 अल्फा 2 और अल्फा 1 बीटा 2, ये वाली इक्वेशन हुई और बराबर में है 0। यह इस इक्वेशन की तुलना आप इस इक्वेशन से कर देते हैं जिसको आप 10th क्लास में द्विघाती समीकरण के रूप में लिखते थे, ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में। यहाँ पे a के रूप में 1 है, x स्क्वायर के रूप में ये है, bx वाले में वैल्यू में ये है और c वाले वैल्यू में ये है, हमारे पास रह जाएगा इतनी सी इक्वेशन बराबर जो 0 के होती है। ये हमें 10th क्लास में द्विघाती समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास लेमड़ा का मान निकालने के लिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। आगे की प्रोसेस में है हमारे पास ब्लॉक थ्योरम में आगे की प्रोसेस में श्रोडिंगर समीकरण है जो हमने निकाल के वो कुछ इस प्रकार है हमारे पास, डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m h कट स्क्वायर e माइनस vx साइन बराबर 0। यहाँ पर साइन के दो फलन है तो हम दोनों को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जैसे यहाँ पे साइन 1 यह द्वितीय यानी सेकंड ऑर्डर के रूप में, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, इसमें द्विघात 2r आकलन किया गया तो 2r को इस प्रकार वाले में, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको एजीटीज लिखते हैं 2m h कट स्क्वायर, या फिर इसको एजीटीज सेम पहले प्रोसेस में डेल स्क्वायर sin 1 x स्क्वायर प्लस 2m h कट स्क्वायर e माइनस vx साइन बराबर 0। दूसरे फलन के लिए sin 2 डेल x स्क्वायर प्लस 2m h कट स्क्वायर e माइनस vx साइन बराबर 0। यहाँ पे जो समीकरण है हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 और ये इक्वेशन नंबर बनी 11। अगर आप चाहे तो इस इक्वेशन को 10 दे सकते हैं तो हमारे पास ये 11 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी। इस इक्वेशन में देखो हमारे पास sin 1 है तो हम क्या करते हैं 11 को तो sin 1 से गुणा कर देते हैं, ये sin 2 के रूप में है तो समीकरण नंबर 12 को sin 2 से गुणा कर देते हैं और इन दोनों को आपस में बिठा देते हैं। अब आप इसमें से इससे घटाओ या इसमें से इससे घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब sin 12 को sin 2 से गुणा करके फिर 11 को sin 1 से गुणा करके दोनों को गुणा करके आपस में बिठा देते हैं। तो हम क्या करते हैं इनमें से अगर घटाएंगे इसमें से इससे घटाओ इसमें से इससे घटाओ तो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस होते हैं, ये वैल्यू टर्म है वो घट जाएगी। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, गुणा में पहले जो वैल्यू है जैसे 12 वाले में, 12 वाले में है sin 2 को हम 12 को sin 2 लिखा हुआ है तो उसको sin 1 से गुणा करेंगे, 11 में sin 1 है तो उसको हम sin 2 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास जैसे 12 में है sin 2 तो है ही है, sin 2 है वो द्वितीय ऑर्डर का है तो 2 का 2 में लिख देंगे और इसको sin 1 से गुणा। आगे की स्थिति में इसमें से ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये बनेगा माइनस का चिन्ह है क्योंकि हम घटाएंगे, 11 आएगा वो sin 1 के रूप में है तो द्वितीय ऑर्डर का है और गुणा कर रहे हैं sin 2 से, दोनों आपस में घटेंगे तो वैल्यू आएगी 0 क्योंकि बराबर में 0 है। अगर इसमें से डेल अपॉन डेल x कॉमन लिया जाए तो हमारे पास रह जाएगा sin 2, एक ऑर्डर में sin 1 माइनस
साइन 1 एक ऑर्डर में, साइन 2 इक्वल्स टू बराबर 0 है। इन दोनों इक्वेशनों में जो वैल्यू आएगी वह है इसको बराबर कांस्टेंट में, ये दोनों भी 0 आएगा नहीं। माना कि हम sin 1 बेस sin 1 माइनस sin 1 sin 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू है जो आगे की वैल्यू में रह जाएगी कांस्टेंट। उस कांस्टेंट फलन को मानते हैं wx में। अब wx भी इसी के रूप में रह जाएगा x प्लस na में। तरंग फलन में जो हमारे पास ये वैल्यू बनी है, तरंग फलन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वह है हमारे पास जो दिया हुआ है वह है हमारे पास समीकरण नंबर 10 में बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 बीटा 2। यह हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप ये x प्लस na लिख सकते हैं। यानी कि हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की तुलना करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे ये पद और यहाँ पे c है वो कांस्टेंट होता है जिसकी निर्धारित वैल्यू है ये पद हमारे पास ये है, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये रह जाएगी। इस इक्वेशन की हल निकालने के लिए एकल इलेक्ट्रॉन के लिए एक दिशा में वैल्यू हम मानते हैं एक, तो ही हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो आगे की प्रोसेस बनाने के लिए हमारे पास इसके बराबर हम एक मानते हैं, तो हमारे पास जैसे ये जाएगा लेम्बडा का स्क्वायर माइनस लेम्बडा अल्फा 1 बीटा 2 और यहाँ पे जाएगा प्लस का 1 बराबर 0, ये बराबर 0 के रूप में रह जाएगा। अब जैसा कि हम द्विघाती समीकरण में जब शून्यांक गुणांक के अक्ष या y z या लेम्बडा के मान निकालते हैं तो यहाँ पे जो 1 होता है वह मान होता है दो शून्यांकों का गुणनफल और ये होता है दो शून्यांकों का योग। यहाँ पे जो बीच का पद लिखा होता है वह शून्यांकों का योग होता है और ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। हम जो मान निकालेंगे उसमें मान आएंगे लेम्बडा के हमेशा दो मान आएंगे जो प्लस माइनस में होंगे। जैसे हम द्विघाती समीकरण में x के मान निकालते हैं, द्विघाती समीकरण में x के दो मान होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, उसी प्रकार लेम्बडा के दो मान आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। अब हमारे पास जो लेम्बडा के दो मान आएंगे लेम्बडा 1 और एक आ जाएगा लेम्बडा 2, यानी दोनों शून्यांकों का योग, दोनों शून्यांकों का गुणनफल। जो योग रहेगा वह तो रहेगा अल्फा 1 अल्फा 2 और जो गुणनफल रहेगा योग तो ये रहा, गुणनफल रह जाएगा 1। हम ये भी जानते हैं कि दोनों शून्यांक है वह होते हैं प्रतिलोम या कह सकते हो इनवर्स या कह सकते हैं एक ऋणात्मक एक धनात्मक। तो हमारे पास दोनों मान आए अल्फा और बीटा 2, अल्फा और बीटा 2 दोनों वाले में जो लेम्बडा की मान आएगी वह है हमारे पास एक मान e की पावर आयोटा kt है ये वाले में। अब जो kt है e की पावर वाले में जो लेम्बडा का मान अल्फा और बीटा बना है, t का मान रह जाएगा na, एक रह जाएगा प्लस में, तो हमारे पास दूसरा रह जाएगा e की पावर माइनस आयोटा k na। इसको आप ये बना सकते हो e की पावर प्लस t और e की पावर माइनस का k t ये वाले बना सकते हो। यदि आप इन दोनों वैल्यू को समीकरण नंबर 1 इक्वेशन जो हमारे पास इससे पहले बड़ी थी वह हमारे पास कुछ इस प्रकार में है, जैसे साइन r प्लस t ये वाले में, जैसे इसमें जो दो मान आए थे हमारे पास दोनों मान में हमारे पास साइन r प्लस t साइन r u k r e की पावर आयोटा k t, ये जो हमारे पास समीकरण नंबर पहली या पहली इक्वेशन थी ये इक्वेशन वाले में, इसमें जो लेम्बडा 1 और लेम्बडा 2 के जो मान आएंगे दोनों वाले में वह कुछ इस प्रकार रहेंगे, यह अल्फा और बीटा के रूप में। और हमारे पास अल्फा और बीटा के जो दो मान आए हैं वह हमारे पास a और b के मान है। हमारे पास एक इक्वेशन ये भी है जिसमें साइन r लेम्बडा साइन 1 वाले में काउंट है, साइन r के रूप में
काउंटिंग रह जाएंगे। जो लेमड़ा के मान आए हैं वो हमारे पास ये मान रह जाएंगे। लेमड़ा के मान में हमारे पास जैसे इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हमारे पास बनाई हुई है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो लेमड़ा के दो मान आएंगे वह हमारे पास लेमड़ा के मान है वो इन दो रूपों में आएंगे, और साइन आर है वो एडजेक्टिव में इस प्रकार रह जाएगा जो है इसके अंदर साइन आर इक्वल्स टू साइन आर इक्वल्स टू मिल जाएगा, और साइन आर है ये हमारे पास इसके रूप में था u k r में, और लेमड़ा की वैल्यू है वो हमारे पास e की पावर प्लस माइनस आयोटा k, इसको n a के रूप में भी लिखा जा सकता है। यही हमारे पास ब्लॉक प्रमेय रहेगी। इस ब्लॉक प्रमेय में साइन r u k r आवर्ती फलन है। जो आवर्ती फलन हमने sin rt या u के r के रूप में माना था वो है हमारे पास v r प्लस na के रूप में भी हो सकता है। u के r e की पावर प्लस माइनस आयोटा k डॉट t के रूप में भी लिखा जा सकता है। यह दोनों इक्वेशन ही हमारे पास ब्लॉक प्रमेय रहेगी। यही हमारे पास ब्लॉक प्रमेय है। धन्यवाद।